राजस्थान के एक छोटे से गांव में डॉली नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। डॉली की माँ सुषमा अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए डॉली सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। डॉली सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। डॉली दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। वो काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली कविता काकी कपड़े सिलाने आती है। डॉली, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम उसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और निखर जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की कई लड़कियों के तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, लगता है कि मेरे इन हथेलियों में दूसरों का लहंगा सिलना ही लिखा है। इतना बोलते ही डॉली के आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे डॉली बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी को लेकर 36 चोचले होते हैं, पर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है, और तेरा काला पक्का रंग, ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह बातों ही बातों में कविता काकी भी मेरे काले रंग पर ताने कसकर चली गई। फिर डॉली लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना अच्छा लहंगा सिला है मैंने। जब तनु इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। यही सोचकर डॉली उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने तनु डॉली के घर आती है और डॉली को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने काले बदन पर मेरे इस लहंगे को पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। फटे पुराने वाले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, मेरा लहंगा दे। तन्नू की बातें डॉली के दिल को चीर कर रख देती है। डॉली रोते हुए तन्नू को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, पर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है। जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे अब मिल रहा है? डॉली लगातार रोई जा रही थी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर सुषमा की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि डॉली बैठकर रो रही है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं मन से सुंदर होता है। मेरी बिटिया रानी मन और दिल की बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप का पट्टी चढ़ा रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई डॉली के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता। बड़ी मुश्किल से डॉली के लिए एक रिश्ता मिलता है। वो लोग डॉली को देखने घर आते हैं। डॉली हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने जाती है। हे भगवान, ये कैसी बेटी है आपकी? कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। ये आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, पर उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो। हाँ, मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ,
माँ आपने इन्हें हाँ क्यों कह दी? माँ हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे माँ? उसकी फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं। अब और नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है बस, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अभी अपनी सिलाई का काम कर, अभी मुझे बहुत काम है। अभी मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सुषमा घर के कागजात लेकर जमींदार के पास गिरवी रखने चली जाती है। वो मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बहुत कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आने लगा था। कल शादी का दिन है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर कैसे होगा? डोली ये सब सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर डोली के घर आती हैं। डोली अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर सिंपल सा तैयार होकर उनके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे तुम ही सिलती हो और अपने लिए एक लहंगा भी नहीं सिलवाया गया। वैसे डोली, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली तुमने? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इसी तरह गांव की सभी औरतें डॉली का बहुत मजाक उड़ाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद डॉली झटपट सिलाई मशीन पर बैठकर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखते हुए निराश मन से डॉली कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास अच्छा सा एक लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। डॉली ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके आंखों से आंसू उसके लहंगे पर गिर जाते हैं और एक चमत्कार होता है। फटा हुआ लहंगा एकदम से एक खूबसूरत लहंगे में बदल गया। डॉली अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये अचानक से इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? डॉली हैरान तो थी पर अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश थी और शीशे में खुद को निहारते हुए बोली, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर इतना सुंदर लहंगा भी मेरे काले रंग को नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। डॉली के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी सी दिखने लगती है। अरे क्या ये मेरा ही रूप है? लेकिन मैं अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी उसकी नजर उसके चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। हो ना हो मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं। हे मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मुझे मेरे शादी के लिए सजने संवरने का सामान और गहने दे सकते हो? डॉली के इतना बोलते ही वहाँ पर सजने संवरने का सामान और गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉली की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। छोटे सेठ से लेकर बड़े सेठ, सरपंच से लेकर पंच, मैं हर जगह गई पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। बेटी मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कहीं तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, अब आपको किसी बात की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बारात आने का समय हो रहा है और अब आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम चुटकियों में पूरी कर देंगे। पर कैसे बेटी? बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है।
उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। डॉली के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपए और सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। फिर डॉली अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। डॉली, मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से करती हूँ। सुषमा उन पैसों से बहुत ही अच्छी शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी डॉली भी आती है। अरे बेटा, ये हमारी बहू है ना? ये तो चाय पत्ती सी काली थी, अचानक से इसका रंग कैसे निखर गया? ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत धूमधाम से डॉली और अजय की शादी पूरी हो जाती है और डॉली अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। माँ की जादुई सिलाई मशीन। सहारनपुर गांव में आस्था नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने पूजा से दूसरी शादी कर ली थी। आस्था के पिता मोहन को लगा कि आस्था की नई माँ पूजा आस्था को बहुत प्यार से रखेगी, लेकिन पूजा ने मोहन से केवल उसके पैसों के लिए ही विवाह किया था। एक दिन मोहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, लेकिन पूजा ने उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं की, जिसकी वजह से मोहन की भी मृत्यु हो गई। मोहन और पूजा की एक बेटी अवनीत भी थी। आस्था दिखने में बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन अवनीत इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए अवनीत हमेशा आस्था को परेशान करती रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उससे सारे घर का काम करवाते थे। सुबह से तुझसे 4 बर्तन नहीं धुले गए, सारे घर का काम कब करेगी और खाना कब बनाएगी? माँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर से आज बर्तन बहुत सारे थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट घर का काम कर लूंगी और उसके बाद खाना भी बना दूंगी। तबीयत खराब तो तेरा बहाना है काम ना करने का। तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं, तेरी माँ भी बिल्कुल तुझ जैसे कामचोर ही होगी। मेरी बेटी को भूख लगी है, समझी? जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ खाने को बना। आस्था पर दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसे ही जुल्म करते रहते और जो बचा कुचा खाना बचता था आस्था को वही खाना पड़ता था। उस दिन आस्था की तबीयत बहुत खराब थी। सारा काम खत्म करने के बाद आस्था अपने कमरे में उदास बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नहीं पूजा, माँ मुझे भी पसंद नहीं करती और आपको भी पसंद नहीं करती। जब आप मेरे साथ थी तो मेरी कितनी अच्छे से देखभाल करती थी। आप कहाँ चली गई माँ? ऐसे ही दिन बीतते गए। पूजा और अवनीत दोनों किसी न किसी बहाने हमेशा आस्था को परेशान करते रहते थे। एक दिन पूजा और अवनीत शॉपिंग करने जा रहे थे। आस्था, जल्दी से जाकर अवनीत को तैयार कर दो, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। जी माँ। आस्था अवनीत को तैयार कर देती है। घर से निकलते समय अवनीत अपनी माँ से कहती है, माँ, इस मनुष्य पर भरोसा मत करना। रसोई में बहुत सारे काजू बादाम रखे हैं, कहीं ये सब खा ना जाए, इसलिए चक्र आप रसोई घर में ताला लगा आइए। तू सही कहती है बेटी। उसके बाद पूजा रसोई घर में ताला लगाकर अवनीत के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बाहर शॉपिंग करने मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मेरा भी मन करता है जाने का, लेकिन माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती। आस्था अकेली बैठी थी कि तभी फोन बजा। आस्था फोन उठाती है। हेलो, क्या मैं मिस आस्था से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मिस आस्था, बधाई हो, आप पूरे 10,000 रूपए जीत गयी। क्या कहा? 10,000 रूपए? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, मैं फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने आपके गांव के बाजार में एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में वेस्ट मटेरियल से ड्रेस बनानी थी। क्या आपको याद है? आप अपने हाथ से सब्जियों का थैला लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँची थी। इस प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। आस्था ये सुनकर बहुत खुश हुई। जी, मुझे याद है। अब आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा? आप घर आकर देंगे या मैं खुद आकर ले जाऊँ? आपको आना पड़ेगा। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, उसी एड्रेस पर आप कभी भी आ जाना। उसके बाद आदमी आस्था को एड्रेस बताता है। फोन कटने के बाद आस्था कहती है, यही अच्छा मौका है, माँ भी घर पर नहीं है। माँ के आने से पहले ही मैं जाकर अपने 10,000 रूपए ले आती हूँ। उसके बाद आस्था उस एड्रेस पर जाकर अपने नाम के 10,000 रूपए ले लेती है। घर आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर लाती है।
सिलाई करना तो मेरा शौक है और मुझ में हुनर भी है। ये हुनर मुझे मेरी माँ से मिला है, पर मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं थी। लेकिन आज मैं सिलाई मशीन भी ले आई। अब मैं जैसा चाहूँ वैसे कपड़े सिल सकती हूँ। उसके बाद आस्था अपनी मशीन पर कपड़े सिलने लग जाती है। कुछ ही समय में आस्था एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। इतने में ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग कर घर लौटते हैं। सिलाई मशीन देखकर उसकी माँ कहती है, बाप रे बाप, इतनी महंगी सिलाई मशीन तुझे किसने ला कर दी? आस्था सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी माँ को क्या कहे। वो हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैंने एक कंपटीशन जीता था, तो ये मशीन मुझे वहाँ से इनाम के रूप में मिली है। सुन रही हो माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी घूमने फिरने और अपने इनाम लेने चली जाती है। नहीं छोटी, वो लोग घर पर आकर ही सिलाई मशीन दे गए थे। तभी अवनीत की नजर उस सुंदर गाउन पर जाती है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। अब ये गाउन मेरा है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं छोटी, जो मेरा है वो तेरा ही है, तू इसे रख ले। लेकिन जो मेरी बेटी का है वो तेरा बिल्कुल नहीं है। आई बड़ी सिलाई करने वाली महारानी, जाकर कुछ काम कर। घर के काम में मन लगाएगी तो मैं भी तुझसे खुश रहूंगी ना। आस पड़ोस के लोगों को जब आस्था की सिलाई मशीन के बारे में पता चलता है तो आस्था के पड़ोसी आस्था से कपड़े सिलवाने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आस्था से अब गांव के बहुत लोग कपड़े सिलवाने लगे। इन सब से आस्था को बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती थी। घर के काम के साथ साथ आस्था लोगों के कपड़े भी सिला करती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा आस्था के पास आकर बोली, कितने पैसे हुए तेरी सिलाई के? जितने भी पैसे बने हैं ला, सारे पैसे मुझे दे। आस्था सारी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ, मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बिना कुछ कहे आपको सारे पैसे दे देती हूँ। इसलिए अब मैं अपनी सिलाई के पैसों में से आपको सिर्फ 1/4 भाग ही दूंगी। ये सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। क्या कहा? जुबान लड़ाने लगी है मुझसे? सिलाई कर रही है तो खुद को क्या मास्टर नहीं समझ रही है? रुक जा, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहती हुई पूजा आस्था की सिलाई मशीन तोड़ देती है। पैसे कमाने लग गई है इसलिए तुझे घमंड हो रहा है। अब तेरा घमंड मिट्टी में मिल गया होगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। आस्था अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने क्या गलत किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है? माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ या आप भी मेरे पास वापस आ जाओ। कुछ देर बाद आस्था के कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। आस्था का ध्यान सिलाई मशीन से हटकर रोशनी पर चला जाता है। अचानक से मेरे कमरे में पहले से ज्यादा उजाला कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। कि तभी आस्था को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आस्था अपनी माँ की आवाज सुनते ही खुशी से चारों ओर देखने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? बहुत आग में चोले खेल दी मेरे साथ। अब बस हुआ, अब बस मेरे सामने आ जाओ माँ। कि तभी आस्था के सामने उसकी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है। माँ, आप एक परी बन चुकी हो, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बेटी, मरने के बाद मैं एक परी बन चुकी हूँ। तो मुझे दिल से दिन रात याद करती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे तुझसे मिलने का एक मौका दिया। उसके बाद आस्था अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती हूँ बेटी कि तू बहुत तकलीफ में है। तेरी दूसरी माँ ने तेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। मेरा ही दिमाग खराब था जब मैंने तेरे पिता को अपने मरने के बाद दूसरी शादी करने को कहा। मुझे नहीं पता था कि वो तुझे इतना दुख देगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहती हुई परी माँ अपने जादू से टूटी हुई सिलाई मशीन को जोड़ देती है और कहती है, अब जल्दी से खुश हो जाओ। वाओ माँ, मेरी सिलाई मशीन तो जुड़ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी सिलाई मशीन अब भी टूटी हुई है, लेकिन ये मशीन जादुई बन गई है, इसलिए ये सबको जुड़ी हुई ही नजर आएगी। कोई फायदा नहीं माँ, वो आकर इसे फिर से तोड़ देंगी। चिंता क्यों करती हो? ये मशीन अब जादुई बन चुकी है। इस मशीन से तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी और कोई भी इस मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये मशीन उसे खुद ब खुद सजा देगी। मशीन तोड़ने वाले की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में? अब बहुत अच्छी हो माँ। बेटी, अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। पृथ्वीलोक पर रहने का समय खत्म हो चुका है। आस्था नम आँखों से अपनी माँ को विदा करती है। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आकर देखती है कि उसकी सिलाई मशीन फिर से जुड़ गई। मैंने तो तेरी सिलाई मशीन तोड़ दी थी, फिर ये वापस कैसे जुड़ सकती है? जरूर तूने पहले से 2 सिलाई मशीन खरीद कर रखी होगी और मुझे छुपा दी होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे भी तोड़ दूंगी।
नहीं माँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे धमकी देती है, रुक। इसके बाद पूजा सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए अपनी बेटी अवनीत से एक हथौड़ा मंगवाती है। उसके बाद उस हथौड़े से मशीन पर जोर से वार करती है। मशीन पर वार करते ही पूजा को जोर से करंट का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसे देखकर उसकी बेटी चिल्लाई, माँ, ये क्या हो गया आपको? जरूर इस आस्था ने ही कुछ किया होगा। तेरी मशीन तो मैं अपने हाथों से खुद तोड़ूंगी। ये कहती हुई अवनीत भी उस मशीन पर वार करती है और उसकी माँ की तरह अवनीत को भी जोरों का झटका लगता है। मैंने आप दोनों से कहा था ना कि ऐसा मत कीजिए। अब आपने देख लिया ना इसका अंजाम। अब आगे से मेरी मशीन को छूने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार इससे भी तगड़ा झटका लगेगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने आस्था के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों आस्था से घर का काम भी नहीं करवाती थी और उसे खुद गर्मा गर्म खाना परोसती थी। आस्था मन ही मन सोचती थी, मैं चाहती थी कि इन दोनों के मन में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। डर से ही सही, लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है। परी की जादुई 3 फ्रॉक की नदी का जादू। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की अपनी माँ रश्मि के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सोनिया जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रश्मि सोनिया को बहुत मुश्किलों के साथ पाल रही थी। रश्मि लोगों के घरों में काम करती थी और वो जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपना घर चलाती थी। ऐसे ही एक दिन सोनिया की एक फ्रेंड का जन्मदिन था, इसलिए सोनिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरी दोस्त कोमल का आज जन्मदिन है। उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं हैं। क्या आप मुझे अच्छी सी फ्रॉक दिलवा दोगी? बेटी, तुझे घर की हालत तो पता ही है ना। लोगों के घरों में काम करके इतने ही पैसे मिलते हैं जो हम अपना खाना पीना कर सके। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने फ्रॉक जरूर दिलवा दूंगी, लेकिन अभी कैसे न कैसे गुजारा कर लो। सोनिया बहुत समझदार लड़की थी। उसे अपने घर की स्थिति का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो अपनी माँ से बहुत कम जिद किया करती थी। सोनिया अपनी फ्रेंड के बर्थडे में पुराने कपड़े में ही चली जाती है। सोनिया की फ्रेंड के बर्थडे में बहुत ही अमीर लोग आए थे। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और सबके हाथ में महंगे गिफ्ट भी थे, लेकिन सोनिया खाली हाथ थी। इसलिए वहाँ सोनिया की फ्रेंड आयुषी कहती है, अरे देखो, इसके कपड़े तो देखो, कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आई है। सुनो बहन जी, तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में फटे पुराने कपड़े पहन के आते हुए शर्म नहीं आई? इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। तभी कोमल कहती है, अरे यार, ये ना पढ़ाई में अच्छी है, इसलिए मैंने इसको अपना दोस्त बना रखा है, वरना मैं भी इससे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गरीब जो है। लेकिन सिर्फ मैंने इसको अपने होमवर्क की वजह से अपना दोस्त बना रखा है, नहीं तो मुझे भी गरीबों से बहुत नफरत होती है। कोमल, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तो लगता था तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, लेकिन तुमने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सोनिया घर आ जाती है। वो घर पर बहुत रो रही थी। रश्मि सोनिया को रोता हुआ देख कहती है, क्या हुआ सोनिया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद सोनिया रश्मि को सारी बात बताती है। माँ, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। माँ, भगवान ने हमारी जिंदगी ऐसी क्यों बनाई है? रश्मि अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी दोस्त के साथ स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कहते हैं, दीदी, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हमने एक अंकल से खाने को मांगा तो उन्होंने हम दोनों को पत्थर मारकर वहाँ से भगा दिया। हटो तुम दोनों यहाँ से, तुम दोनों के अंदर से कितनी बदबू आ रही है। और तो और तुम्हें हमें यहाँ पर मिले मदद करने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सोनिया भी वहाँ पर खड़ी थी। कोमल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों मासूम बच्चों की शक्ल तो देखो, कितने भूखे लग रहे हैं। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतनी अमीर हो। बच्चों, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं। तुम उनसे कुछ खा सको तो ये लो पैसे। देखो तो जरा, एक भिखारी दूसरे भिखारी की कैसी मदद कर रही है। ऐसे ही सब सोनिया का मजाक उड़ाते थे,
लेकिन सोनिया को उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनिया बच्चों की मदद करके आगे बढ़ती है। कोमल भी सोनिया के पीछे पीछे आ रही थी। थोड़ी ही दूर पर सोनिया को एक घायल कुत्ता दिखता है। वो फौरन ही उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी कोमल कहती है, सोनिया, ये तू क्या कर रही है? ये कुत्ता कितना गंदा है और तूने इसे गोद में उठा लिया। कोमल, तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितना घायल है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में इंसान हो या जानवर, सबकी मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। अगर तुम्हें बदबू आ रही है तो तुम जा सकती हो। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सोनिया और कोमल वहाँ पर खड़े होकर बहस करने लग गईं। लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता एक परी में बदल गया और वो परी सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने देखा तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए थे, तभी तुमने उन बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में जरा भी देरी नहीं की। लेकिन कोमल, तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो दूसरों के काम न आ सके। सोनिया, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रॉक की 3 नदियाँ हैं। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। परी की बात सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है, लेकिन कोमल बहुत जलती है। देखो तो ये गरीब परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। और तो और अब परी सोनिया को अपनी जादुई 3 फ्रॉक की नदी में से एक जादुई फ्रॉक भी दे देगी। इस गरीब की तो लॉटरी लग गई। परी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरी दोस्त कोमल को भी ले चलो। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त को अपने साथ लेकर आना चाहती हो तो आ सकती हो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, परीलोक में जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर परी सोनिया और कोमल को परीलोक ले आती है। सोनिया और कोमल परीलोक में जाकर बहुत खुश हो जाती हैं। परीलोक पहुंचने के बाद परी सोनिया और कोमल को जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास ले जाती है। एक फ्रॉक की नदी के पास सोने का फ्रॉक था और दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटे पुराने फ्रॉक थे, जिसे देखकर सोनिया और कोमल बहुत चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर परीलोक की रानी परी भी प्रकट हो जाती है और वो कहती है, तुम तीनों के सामने परियों की दुनिया की 3 जादुई फ्रॉक की नदी है। अगर तुम तीसरी फ्रॉक की नदी से फ्रॉक लेकर पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन तुम्हें मदद करने के लिए बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने की नदी से फ्रॉक लेकर पहनती हो तो उससे तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सी नदी से फ्रॉक लेकर पहनोगी। मुझे तीसरी फ्रॉक की नदी से ही फ्रॉक चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। सोनिया, तू हमेशा बेवकूफ रहेगी। तू कितनी गरीब है, फिर भी तू लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तू जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे धन ही चाहिए। परी जी, मुझे सोने की नदी में से सोने की फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। सोनिया के कहे अनुसार परी सोनिया को तीसरे नदी में से फटी पुरानी फ्रॉक दे देती है और कोमल को सोने की नदी में से सोने की फ्रॉक। सोनिया फटी पुरानी फ्रॉक पहनते के साथ ही बहुत सुंदर हो जाती है और उसके सामने बहुत सारी धन दौलत प्रकट हो जाती है। पर जैसे ही कोमल वो सोने की फ्रॉक पहनती है तो वैसे ही वो बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी परी कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया। और तो और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि परीलोक में जाकर लालच मत करना, नहीं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। अपनी दोस्त को देखो, वो कभी भी लालच नहीं करती। परी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी सहेली को पहले जैसा कर दो। ये मेरी दोस्त है और मैं इसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आप मुझे अपनी सारी दी हुई चीजें मुझसे वापस ले लो, लेकिन मेरी दोस्त को पहले जैसा कर दो। सोनिया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा भला ही चाहा। आज मुझे समझ आ गया कि दोस्ती क्या होती है। मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया।
सोनिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोमल सोनिया से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए परी फिर से कोमल को पहले जैसा कर देती है। सोनिया और कोमल परी की दुनिया से घर वापस आ जाती हैं और पृथ्वी लोक पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। सोनिया भी अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी। वो अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। परी के जादुई सोने चांदी के बाल। एक गांव में भावना नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। भावना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से उसके पिताजी ने कमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। भावना की सौतेली माँ कमला शादी के बाद अपने साथ अपनी एक बेटी को भी लेकर आई थी। अब भावना और उसके सौतेली बहन निर्जा बड़ी हो गई थी। भावना देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। ये सब देखकर भावना की सौतेली माँ कमला उसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके खुद की बेटी इतनी सुंदर नहीं थी और न ही उसके बाल इतने खूबसूरत थे। एक दिन कमला अपनी बेटी निर्जा से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने बालों की सेवा किया कर और अपने बाल भी भावना जितने लंबे कर ले। पता नहीं मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ला कर दिए हुए हैं, लेकिन तुझे घूमने से फुर्सत मिले तब तो तू अपने बालों पर ध्यान देना। देख उस कलमोही को, कितने सुंदर बाल हैं उसके। माँ, भावना के बाल तो बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे बाल उसके जैसे लंबे घने नहीं हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सुना है वैसे भी बच्चे तो अपनी माँ पर जाते हैं ना। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भावना के पिताजी आ जाते हैं और कमला से कहते हैं, अरे कमला, हमने भावना के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को हमारी भावना पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। तुम जरा रुको, हम भावना को ये खुशखबरी देकर आते हैं। इसके बाद भावना के पिता भावना के कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन शादी की बात सुनकर भावना कहती है, क्या पिताजी, आप भी ना? हमने आपको कितनी बार बोला है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई विवाह नहीं करना। नहीं भावना बिटिया, ऐसा नहीं बोलते। हर लड़की के पिता की आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके खुशी खुशी अपने ससुराल जाए। और तुम्हारे होने वाले ससुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमें पता है तुम उनके बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। अपने पिताजी की ये बात सुनकर भावना शादी के लिए मान जाती है। फिर भावना की शादी तय हो जाती है। भावना के पिताजी भावना के होने वाले ससुर से बात करके शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। भावना को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख उसके सौतेली माँ कमला जलन से भर जाती है और वो मन में सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तो इतने अच्छे घर में हो सकता था, लेकिन इस भावना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखूं जरा इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। इतना सोचकर कमला बाजार जाती है और बाजार से एक बाल झड़ने वाली क्रीम लेकर आती है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं करती और इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन कमला भावना के पास जाकर उसे वो क्रीम दे देती है और कहती है, बेटी भावना, तुम कल सुबह यहाँ से विदा हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्रीम लाई हूँ। तुम नहाते समय इसी से सर धोना, ये तुम्हारे बालों को और निखार देगा। भावना वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही उस क्रीम को अपने बालों में लगाती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे तो सारे बाल ही गायब हो गए, हम तो टकले हो गए। इसके बाद भावना रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी देखिए ना, ये क्या हो गया? हम नहा रहे थे और हमारे सर के सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए और हम टकले हो गए। पिताजी, अब हम क्या करें? तभी वहाँ पर कमला आ जाती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, तुम टकली हो गई। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब आपने क्यों किया प्रभु? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ये दुख क्यों दिया आपने?
उसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो भावना का रिश्ता टूट जाता है। भावना के पिता भी अब भावना को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। भावना भी जब अपने पिता को दुखी देखती थी तो फूट फूट कर रोने लगती थी और ऐसा होते देख कमला और उसकी बेटी नीरजा बहुत खुश होते थे। अब तो गाँव वाले भी भावना को देखकर उसका खूब मजाक बनाते थे। अरे ये कितनी बुरी लग रही है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इसको तो देखकर डर लग रहा है। भावना को इन सब से बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, ये लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। हमारे भी सपने थे कि हमारा विवाह होगा। हम भी चाहते थे कि हम ससुराल जाएं। हमारी वजह से आज हमारे पिताजी भी बहुत दुखी हैं। ऐसा जीवन होने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। ऐसा सोचते सोचते भावना सीधा चली जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है जो कि बिल्कुल हूबहू उसकी सगी माँ की तरह दिख रही थी। भावना अचानक से उस परी को देखकर कहती है, कौन है आप? आप तो हमारी माँ की तरह लग रही हैं। भावना बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप क्यों चले गए थे हमें अकेला छोड़कर? आज हम बहुत दुखी हैं और हमारे पास कोई है भी नहीं जिससे हम अपना दुख बांट सके। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें इस तरह निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे बाल ऐसे कर दूंगी कि तुम्हें देखने वाला तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मैं तुम्हारे सर पर सोने और चांदी की तरह दिखने वाले बाल प्रकट कर दूंगी। इतना कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और भावना के सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं। भावना के ये सोने और चांदी के मिश्रण वाले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। परी माँ, ये बाल तो हमारे पहले वाले बालों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आप खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटी, कभी भी निराश मत होना। इसके बाद भावना खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते से अपनी कार में उस गांव के जमींदार का बेटा जा रहा था। तभी उसकी नजर भावना के बालों पर पड़ती है, परंतु वो भावना का चेहरा नहीं देख पाता और इतने में भावना उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अरे, ये इतनी खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी हमारे गांव में? मैंने आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। लेकिन ये अचानक कहाँ चली गई? जब उसके बाल इतने खूबसूरत थे तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। दूसरी तरफ भावना अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। सर को दुपट्टे से ढका देख भावना की सौतेली माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, देखो तो जरा, मैंने उसको अपना सर दुपट्टे से ढकने पर मजबूर कर ही दिया। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, इसको टकला कर दिया। उधर जमींदार का बेटा भावना के ख्यालों में खोया रहता है। उसके दिमाग से भावना के सुंदर बाल जा ही नहीं रहे थे। तभी जमींदार वहाँ आता है और अपने बेटे को ख्यालों में खोया देख बोलता है, बेटा, आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने गांव में एक ऐसी लड़की देखी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ उसके बाल देखे। उसके सोने चांदी के बाल इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल उस पर आ गया। मैंने निश्चय किया है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे विवाह करूँगा। बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के सोने चांदी के बाल थोड़ी ना होते हैं। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर जमींदार का बेटा अपने एक नौकर को बुलवाकर पूरे गांव में ये ऐलान करवा देता है कि गांव में जिसके सोने और चांदी के बाल होंगे, जमींदार का बेटा उसी से विवाह करेगा। गांव की सभी औरतों ने जब ये बात सुनी तो सबने अपनी बेटियों के बाल नकली कलर से रंग दिए। उन्हीं औरतों में से एक थी कमला, जिसने अपनी बेटी नीरजा के बाल भी नकली सोने चांदी के कलर से रंग दिया। अब तो गाँव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हो गए। ये सब देखकर जमींदार का नौकर असमंजस में पड़ गया। वो जमींदार के बेटे के पास पहुंचा और बोला, छोटे मालिक, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि गांव में जितनी लड़कियां विवाह योग्य हैं, सबके बाल सोने चांदी के हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं। आप चिंता ना कीजिए रामू काका, सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल ही गांव की सभी लड़कियों को हमारी हवेली में बुलाइए। इसके बाद वो नौकर गांव की सभी लड़कियों को हवेली में आने का न्योता देता है। फिर उसकी नजर भावना पर पड़ती है, जिसने सर पर दुपट्टा रख रखा था।
ये कौन लड़की है? सुनो लड़की, कल तुम्हें भी आना होगा। तभी बिना देरी किए कमला कहती है, अरे ये तो टकली है, इसका क्या काम हवेली में। वो जमींदार का नौकर कमला की बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी लड़कियों के साथ भावना को भी हवेली में आने का न्योता देता है। अगले ही दिन सारी लड़कियां वहां पहुंच जाती है। फिर जमींदार का बेटा कहता है, मैंने आप सबको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है ताकि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं। मुझे सिर्फ एक लड़की की तलाश थी, लेकिन आप सभी ने अपने बाल सोने और चांदी के रंग में रंग लिए। अब मुझे अपने तरीके से उस लड़की की तलाश करनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार का बेटा सभी लड़कियों को एक एक करके अपने सर पर पानी डालने के लिए कहता है। एक एक करके सभी लड़कियां अपने सर पर पानी डालती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। फिर लास्ट में भावना की बारी आती है, लेकिन भावना नहीं डालती तो जमींदार का बेटा बोलता है, आप अंतिम लड़की रह गई है। आप अपने सर से ये दुपट्टा हटाइए और अपने सर पर पानी डालिए। तभी कमला कहती है, लेकिन ये तो टकली है, इसके तो सर पर बाल ही नहीं है। भावना घबराते हुए सर से अपना दुपट्टा हटाती है। गांव के सभी लोग भावना के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर भावना अपने सर पर पानी डालती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत भावना के पास जाकर कहता है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, परंतु मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया। क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी है? आपको पति के रूप में कौन नहीं पाना चाहेगा, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन हम अपने पिताजी की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद भावना के पिता से शादी की मंजूरी ली जाती है। वो खुशी खुशी शादी की मंजूरी दे देते हैं, बल्कि वो इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भावना को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है और कमला अफसोस ही करती रह जाती है।